हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइज, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा जनवरी 2021 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और इस वीडियो के अंदर मैं लगभग 150 एमसीक्यू जो स्पेशली पंजाब के एग्जाम के लिए डिजाइन करे गए हैं उनको कवर करने वाला हूं। ये वीडियो एक से ज्यादा पार्ट्स में रह सकता है, एक से दो पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट होगा। पहले पार्ट के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अराउंड 45 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्पेशली अपकमिंग पंजाब एग्जाम के लिए। करना क्या है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में डिफरेंट जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें डाल दूंगा। पीडीएफ को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट लीजिए और इधर से ये वीडियो चला दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एपीईडीए एक अथॉरिटी है जिसकी मैं एब्रीविएशन आपको बताऊंगा। उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि वो इंडिया के अंदर जो जरूरी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप कर सके, यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर वो उस प्रोडक्ट को रखेगी, उसका एक स्टोरेज करेगी, फिर उसे इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेगी। एपीईडीए यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये लगभग मान के चलेगा 1985 के अंदर बनी थी, जिसका मेन काम क्या है कि जो एग्रीकल्चर के शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, ऐसी चीजों की जरूरत को पूरा करना। और एपीडीईए ने प्राइवेट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किया है मोरिंगो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए। मोरिंगो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो ये एक स्टिक की तरह दिखेगा, इसे ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। ये एक ट्री है जो स्पेशली काम करता है ड्रोट रेजिस्टेंस यानी कि सूखा पैन तो रोकने वास्ते। ट्री है ये, एक ड्रॉट रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या हुआ, हाल ही में गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है एपीईडीए, जिसका मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है प्राइवेट कंपनीज के साथ ताकि वो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना सके और उसमें किस प्रोडक्ट को स्टोर करके एक्सपोर्ट कर सके, तो वो है मोरिंगो प्रोडक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोलैबोरेट यानी कि एक तरीके से एग्रीमेंट किया है सेल्स फोर्स टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेटफॉर्म फॉर द रिटेल बैंकिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है सेल्स फोर्स के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो कोलैबोरेट करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगी जो रिटेल बैंकिंग में नेक्स्ट जनरेशन के तौर पर आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पर काम करेगा। तो ये बैंक है यस बैंक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिएगा। सेल्स फोर्स एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है और यस बैंक ने सेल्स फोर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है कि वो उसको रिटेल बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाला एक नेक्स्ट जनरेशन का सॉफ्टवेयर बना के देगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गाइस, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने हाल ही में अनवील्ड यानी कि लोगों के सामने रखी है अपनी सोलर पावर पॉलिसी 2021। डबल स्टार लगा लीजिए। ये स्टेट है गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य ने हाल ही में अपनी सोलर पावर पॉलिसी यानी कि सौर ऊर्जा नीति 2021 को लोगों के सामने, पब्लिक के सामने पब्लिश किया है और ये स्टेट है गुजरात। याद रखिए, गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है गाइज विजय रूपानी। याद रखेंगे, उनका नाम है विजय रूपानी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में दो चीजें एक्स्ट्रा याद रख लेंगे। पहला जो सोलर पावर प्लांट था इंडिया में, जो पहला सोलर पावर प्लांट था ये लगा था अमृतसर के अंदर। अमृतसर में कहां लगा था, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के अंदर कहां लगा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, और जो इंडिया का जो फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट है, इंडिया का जो पहला सोलर कंप्लीट एयरपोर्ट है वो है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला के अंदर। क्या याद रखेंगे, हाल ही में किस स्टेट ने अपनी सोलर पावर पॉलिसी को पब्लिश किया है, गुजरात ने। भारत का पहला सोलर पावर प्लांट अमृतसर में लगा था। अमृतसर में कहां लगा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
इंडिया का जो पहला सोलर एयरपोर्ट है वो है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन गाइज, इस क्वेश्चन में पूछा गया है रिसर्चर्स कौन होते हैं जो नई नई चीजों के ऊपर अनुसंधान यानी कि रिसर्च करते हैं। रिसर्चर्स ने हाल ही में डिस्कवर करी हैं यानी कि खोजी हैं दो नई स्पीशीज जिसमें से एक का नाम है हेडचियम मैचकुनम और दूसरी का नाम है अमोम अरुणाचलियंस। बेसिकली याद रखिए कि दो रिसर्चर्स ने दो नई प्रजातियां खोजी हैं। एक प्रजाति का नाम है हेडचियम मैचकुनम और दूसरी प्रजाति का नाम है दैट इज योर अमोम अरुणाचलियंस। ये किस स्टेट के अंदर खोजी गई हैं? ये दोनों प्रजातियां खोजी गई हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने दो नई प्रजाति खोजी हैं, जीवों की दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं। एक का नाम है हेडचियम मैचकुलम और दूसरे का नाम है अमोम अरुणाचलियंस और ये खोजी गई हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये बात भी आपको एक्स्ट्रा तौर पे याद रखनी है। एम आई क्लियर गाइस? मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो जो सिख गुरुओं का इतिहास है, हमारे 10 सिख गुरुओं का जो इतिहास है उसे वो अपने स्कूल के कैरिकुलम के अंदर ऐड करेगी यानी कि बच्चों की किताबों के अंदर ऐड करेगी ताकि उनको सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ाया जा सके। तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब के एग्जाम के लिए बनता है। रिसेंटली किस स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि वो सिख गुरुओं का इतिहास जो है उसे ऐड करेगी किसके अंदर? अपनी स्कूल की किताबों के अंदर, स्कूल कैरिकुलम के अंदर। एक बात और याद रखिएगा, 20 जनवरी 2021 को गुरु गोविंद सिंह जी का 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का 354th यानी कि 354वां बर्थ एनिवर्सरी अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट में पूछा गया है विच स्टेट्स आपदा कंप्लीशन पोर्टल वोन द सिल्वर आइकन अवार्ड फॉर द इनोवेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक्स। निम्नलिखित में से किस स्टेट का एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है आपदा कंप्लीशन वेब पोर्टल और इसे सिल्वर आइकन अवार्ड दिया गया है। सिल्वर आइकन अवार्ड उन वेबसाइट्स को दिया जाता है गाइज जो लोगों की सेवाओं के लिए यानी कि किसी भी पेंडेमिक के दौरान, एपिडेमिक के दौरान लोगों तक सही इंफॉर्मेशन या किसी भी तरीके की जरूरत को पहुंचाने का काम करते हैं। तो किस स्टेट की वेब पोर्टल को इस साल का सिल्वर आइकन अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द पेंडेमिक बिहार स्टेट्स आपदा संपूर्ति पोर्टल, इसका पूरा नाम क्या है? आपदा संपूर्ति पोर्टल। आपदा संपूर्ति पोर्टल इसने लोगों के अंदर जो सरकार की तरफ से जो डिजास्टर कंपनसेशन दिया गया था यानी कि जो सरकार की तरफ से कोरोना की वजह से पैसे दिए गए थे, कंपनसेशन दिया गया था, उसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर से एक क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से किस स्टेट का जो वेब पोर्टल है जिसका नाम है आपदा कंप्लीशन वेब पोर्टल या आपदा संपूर्ति पोर्टल, उसे सिल्वर आइकन अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया बिहार को। नेक्स्ट, विद विच कंट्री इंडिया एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। इंडिया ने किस देश के साथ अपनी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की लिस्ट है कि हमारे यहाँ पर कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, कहाँ कहाँ पर है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उस लिस्ट को एक्सचेंज किया है? तो ये एक्सचेंज किया है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिस्ट एक्सचेंज किया इंडिया ने पाकिस्तान के साथ, ये बात भी आपको याद रखनी है। पाकिस्तान एंड इंडिया हैज कंडक्टेड एनुअल प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अंडर अ बायलैटरल अरेंजमेंट। एम आई क्लियर? याद रखिए कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की जो लिस्ट है उसे एक्सचेंज किया है यानी कि इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की जानकारी पाकिस्तान को देगा और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की जानकारी इंडिया को दी है। बात क्लियर होगी भाई कि नहीं होगी? ठीक है। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, याद रखिए इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया वाज अप्सरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट प्रेजेंट इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं
जो इंडिया की 7 डिफरेंट लोकेशंस में पाए जाते हैं। याद रहिए, इंडिया में इस समय लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो वर्किंग हैं और 7 देश के अलग अलग जगहों में ये न्यूक्लियर रिएक्टर पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये तमिलनाडु के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कलपक्कम, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेक्स्ट, एक चीज इसमें आप और लिख लो, एक है रावत भाटा, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट भाई जी ये राजस्थान में है। ओके, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 2000 मेगावाट है। याद रखिएगा, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तारापुरा, तारापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नरोरा, नरोरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये यूपी में है। तारापुरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है जी, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन डेज के ऊपर है, फाउंडेशन डेज के ऊपर। निम्नलिखित में से हाल ही में भारत की किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपना 63rd यानी कि 63वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है ऑन 1 जनवरी 2021 को? तो दो क्वेश्चन बन गए कि 1 जनवरी 2021 को भारत की किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे होता है, और ये इस साल का जो 1 जनवरी 2021 का फाउंडेशन डे है ये कौन सा है? 63rd है। और ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बात भी आपको याद रखनी है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में हमारी जो गवर्नमेंट है, एक बात और एक्स्ट्रा याद रखिएगा, डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक मिसाइल है जिसका नाम है आकाश। डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक मिसाइल है जिसका नाम है आकाश। ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा तक मार करती है, जिसकी रेंज है 30 किलोमीटर। इसे डीआरडीओ ने बनाया है और पहली बार हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आकाश मिसाइल का एक्सपोर्ट अलाउ किया है। आकाश मिसाइल को दूसरे देशों को बेचने के लिए कैबिनेट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार अलाउ किया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कौन सी सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ किया है? तो वो है आकाश, जिसकी रेंज अराउंड 30 किलोमीटर है और ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा तक मार करती है। ओके, एक और मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि मिसाइल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो अग्नि मिसाइल है ये किस तरीके की मिसाइल है। क्या ये सरफेस टू सरफेस मार करती है, क्या ये एयर टू एयर मार करती है, या सरफेस टू एयर मार करती है? ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ओके, अच्छा एक चीज और याद रख लेना कि डीआरडीओ जो बना था 1958 के अंदर बना था, तो इस साल 1 जनवरी 2021 को इसने अपना 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। मूव टू द 9th क्वेश्चन भाई। 9th क्वेश्चन में पूछा है, इंडिया ने एक मिशन चलाया हुआ है, मिशन का नाम है सागर 3 यानी कि सागर 3। इंडिया के द्वारा चलाए गए मिशन सागर 3 जिसमें इंडिया ने अपना नेवल शिप का नाम है किल्टन। ठीक है, इंडिया ने एक मिशन चलाया है, मिशन का नाम है, याद रखिए, सागर 3, यानी कि ये उन देशों के लिए होगा जो इंडिया के साथ समुद्र के थ्रू टच होते हैं, जल के थ्रू टच होते हैं। और इसमें इंडिया ने अपना इंडियन नेवल शिप यानी कि किल्टन को अलग अलग देशों के अंदर रिलीफ मटेरियल भेजने के लिए उतारा है। अब देखिएगा, पूरी दुनिया में बहुत सारी आपदाएं चलती हैं, जैसे कहीं कोई तूफान आ गया या फिर कहीं कोई कोविड-19 की एपिडेमिक और ज़्यादा आ गई। जैसे हमें पता है कि कोविड-19 की सेकंड जो वेव है वो लगभग पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है, कहीं तो आ भी चुकी है। तो इंडिया ने अपना एक मिशन चला रखा है, मिशन का नाम है सागर 3। सागर मिशन का नाम है, 3 का मतलब है कि इसका 3rd फेज लॉन्च किया गया है। और इस मिशन के दौरान वो अपना एक इंडियन नेवी का जो शिप है किल्टन, उसे परमानेंट इसी काम के लिए रखता है कि उसमें जो है राहत सामग्री जो है डालकर अलग अलग देशों में भेजा जा सके। और रिसेंटली उन्होंने आईएनएस किल्टन भेजा है
कंबोडिया के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम आई क्लियर? द इंडियन नेवल शिप किल्टन हैज डिपार्चर टू कैम्बोडिया। याद रखिए ये कैम्बोडिया जो है एक छोटा सा देश है कैम्बोडिया, जिसका ओरिजिनल नाम था कंबोज। कंबोज एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो कैम्बोडिया को पुरातन इतिहास के अंदर कंबोज के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें लगभग इंडिया ने 15 टन डिफरेंट रिलीफ मटेरियल जैसे कि मास्क हुआ, मेडिसिन हुआ, पीपीटी किट हुआ, ठीक है, अलग अलग चीजें की राहत सामग्री जो है कैम्बोडिया के लिए डिपार्चर करी है। ये इसके साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी है, सागर 3 यानी कि सागर की एब्रीवेशन याद रखिए गाइज। सागर की एब्रीवेशन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल रीजन, यानी कि जिन्ने भी साडे कित्ते दे देश ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ INS ਕਿਲਟਨ ਨੂੰ कैम्बोडिया भेजा 15 टन रिलीफ फंड देके। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है बुक एंड ऑथर से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऑथर कौन है। बुक का नाम है सबरीमाला विजनाम अशोकम। विजनाम अशोकम का सबरीमाला जो किताब है ये किसने लिखी है? ये लिखी है, याद रखिए, KS विजयनाथ ने। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबरीमाला विजनाम अशोकम किताब जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है KS विजयनाथ ने। और इस बुक का विमोचन करने के लिए यानी कि इनॉग्रेशन करने के लिए गवर्नर ऑफ केरला खुद आए थे। गवर्नर ऑफ केरला के द्वारा इस बुक का विमोचन यानी कि इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया है। गवर्नर ऑफ केरला कौन है? आरिफ खान। याद रखिए गवर्नर ऑफ केरला कौन है? आरिफ खान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और सबरीमाला जो है ये लॉर्ड अयप्पा का एक टेम्पल है, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। लॉर्ड अयप्पा का एक टेम्पल है, याद रखिएगा। और सबरीमाला विजना क्वेश्चन किताब लिखी है KS विजयनाथ ने, जिस बुक का विमोचन खुद केरला के गवर्नर आरिफ खान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 क्वेश्चन में पूछा गया है किस स्टेट ने हाल ही में किसान फसल राहत योजना लॉन्च करी है? निम्नलिखित में से किस स्टेट ने हाल ही में किसान फसल राहत योजना लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है झारखंड ने। याद रखिएगा झारखंड राज्य के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है किसान फसल राहत योजना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, 12th क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। थोड़ा समझने के लिए आपको इतिहास का पता होना जरूरी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई आज का एक देश है जिसका नाम है रशिया। किसी समय ये USSR का पार्ट हुआ करता था। USSR क्या है? USSR का नाम है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन ये एक ग्रुप हुआ करता था USSR का, रशिया प्लस 14 अलग अलग देशों का, यानी कि 15 देशों को मिलाकर एक ग्रुप हुआ करता था जिसे हम लोग USSR कहते हैं। क्लियर है? ये ग्रुप जो था 1922 में बना था और 1922 से लेकर अराउंड 1991 यानी कि 1991 तक चला। 1991 में USSR जो है रशिया और 14 अन्य देशों में दोबारा से टूट के चला गया। जैसे कि आर्मेनिया अलग हो गया, USSR से एक अलग कंट्री बन गया। जैसे कि बेलारूस, ठीक है, एक कंट्री है बेलारूस। जैसे कि अजरबैजान, अभी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कुछ टाइम पहले जंग चल रही थी, ठीक है। इस्टोनिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये सब USSR का पार्ट थे। लेकिन 1992 में रशिया प्लस 14 कंट्रियां टूट गई अलग अलग देशों के बीच में। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली किस कंट्री ने अपनी जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी ने USSR यानी कि सोवियत का जो रिकॉर्ड था उसे ब्रेक किया है। क्वेश्चन समझिएगा, रिसेंटली किस कंट्री ने न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी के अंदर सोवियत यूनियन का जो रिकॉर्ड था कि भाई आज तक सोवियत यूनियन से ज्यादा न्यूक्लियर पावर किसी ने जनरेट नहीं करी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। ये रिकॉर्ड तोड़ा है खुद रशिया ने। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एम आई क्लियर? रशिया ने जनरेट किया है अराउंड 215.746 बिलियन किलोवाट ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है इन्होंने 2020 के अंदर न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के थ्रू। और इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ा है सोवियत यूनियन का, यानी कि सोवियत रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट, ओके आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया ने हाल ही में एक सर्विस यानी कि एक सेवा लॉन्च करी है। सेवा का नाम है फ्लैश फ्लड गाइडेंस। फ्लैश फ्लड क्या होता है? अचानक से बाढ़ आ जाना, अचानक से आई बाढ़ को हम लोग फ्लैश फ्लड बोलते हैं। तो अचानक से जो बाढ़ आती है तो उसके लिए कैसे रोकथाम किया जा सके, उससे प्री प्लानिंग कैसे की जा सकती है, उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, ये सर्विस लॉन्च करी है इंडिया ने अपने आसपास के जो जल सीमा के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल प्लस श्रीलंका जैसे देशों के लिए। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इंडिया ने फ्लैश फ्लड गाइडेंस, अचानक से आई बाढ़ की सेवाओं देने के लिए, उसे रोकने के लिए जो सर्विस लॉन्च करी है, ये सर्विस इसने अपने किन किन देशों के लिए लॉन्च करी है? वो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया जो है साउथ एशिया का यानी कि दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने इस तरीके की कोई सर्विस लॉन्च करी है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन मिसाइल हैज गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट फॉर द एक्सपोर्ट। ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। वैसे निम्नलिखित में से भारत की किस मिसाइल को भारत की कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सपोर्ट करने के लिए? तो वो मिसाइल है आपके पास आकाश मिसाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आकाश मिसाइल जैसा कि मैंने बताया सरफेस टू एयर मार करती है, रेंज है 30 किलोमीटर। ये याद रखना है। और इसको बनाया किसने है? डीआरडीओ ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, 15th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विच स्टेट, कौन सी भारत का वो राज्य है जो 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021 जो है होस्ट करेगी या जिसने होस्ट किया है? तो याद रखिएगा ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट। एम आई क्लियर? और ये हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर ये 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट लॉन्च किया गया है। मूव टू 16th क्वेश्चन, अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। हाल ही में किसे सीईओ एंड चेयरमैन यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन अपॉइंट किया गया है रेलवे बोर्ड का? ठीक है, इंडियन रेलवे बोर्ड का किसे हाल ही में चेयरमैन एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो याद रहे कि हाल ही में सीईओ एंड चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नन अदर देन सुनीत शर्मा को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से, यह बात आपको याद रखनी है। यह अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट बॉडी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोशल इंपैक्ट बॉन्ड? गुड क्वेश्चन है, समझना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा सोशल इंपैक्ट बॉन्ड क्या होता है। वो सारे स्टेप्स जिनका समाज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जिसका लोगों की लाइफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। ऐसी कोई भी उदाहरण, ऐसा कोई भी पिक्चर, ऐसी कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी स्टेप जिससे समाज के अंदर उसका एक मैसेज आ सके और लोग उसके प्रति आकर्षित हो सके। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की किस गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ मिलकर इंडिया का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पीसीएमसी ने। पीसीएमसी यानी कि पिंपरी चिंचवाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पिंपरी चिंचवाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये याद रखिए पिंपरी चिंचवाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र के अंदर है। तो महाराष्ट्र की एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पीसीएमसी, ठीक है जी, जिसका नाम है पिंपरी चिंचवाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ मिलकर इंडिया का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 18th क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड धर्म स्वतंत्रता बिल।
निम्नलिखित में से किस स्टेट की कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्रता बिल जो है इसे पास किया है, अप्रूव किया है? तो ये है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इसे धर्म स्वतंत्रता यानी कि रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020 जो है लॉन्च यानी कि पास किया गया है। 19th क्वेश्चन सेम है जो हमने 5th में किया था, वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज रिलीज अ बिल, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल अफेयर से है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक बिल पास किया है जो ये कहता है कि अब वो मॉनिटरिंग यानी कि नजर रख पाएंगे जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रुप हैं, उनके ऊपर पहले से ज्यादा नजर रख पाएंगे। तो ये एक कंट्रोवर्शियल बिल था, ये लॉन्च किया है तुर्की की पार्लियामेंट ने। तुर्की के पार्लियामेंट ने इस बिल को जो है अप्रूव किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द तुर्किश पार्लियामेंट हैज पास्ड ए बिल दैट वुड इंक्रीज द मॉनिटरिंग ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। इनका कहना है कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं उनको उनके ऊपर नजर रखना जरूरी है। इससे देखो एक फायदा तो ये है कि आप एक एज ए कंट्री जो भी आपके देश के अंदर सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उनके ऊपर नजर रख सकते हैं, कुछ भी गलत होने से पहले उनको रोक सकते हैं। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है अगर दूसरे हाथ से देखा जाए तो उन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की जो प्राइवेसी है वो भंग होती है। तो इसलिए ये बड़ा हंगामा हुआ था तुर्की की पार्लियामेंट में, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन में पूछा गया है एवरी ईयर द वर्ल्ड ब्रेली डे, ठीक है, ब्रेली डे होता है, एक लैंग्वेज होती है जो हमारे ब्लाइंड पीपल्स है ना, ऐसे दानों की तरह छोटी छोटी अक्षर लिखे होते हैं, तो वो अपने हाथ की फिंगर्स की टिप के साथ ऐसे टच कर करके उसको पढ़ते हैं, उस लैंग्वेज को ब्रेली लैंग्वेज कहते हैं। ये जो है लुइस ब्रेली नाम के एक बंदे ने शुरू करी थी ये भाषा। उसी के जन्मदिन के ऊपर वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है 4 जनवरी को, ये याद रखिए। वर्ल्ड ब्रेली डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 4 एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। निम्नलिखित में से जो बुक है एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ये किसने लिखी है? ये लिखी है प्रोफेसर स्तुति शर्मा ने। प्रोफेसर स्तुति शर्मा ने इस बुक को लॉन्च किया है, इस बुक को लिखा है। और प्रोफेसर स्तुति शर्मा जो है जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर है। इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर से ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है, किसे हाल ही में डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है? एक होता है भाई जी देखो चीफ इलेक्शन कमीशन, और चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे होते हैं दूसरे दो इलेक्शन कमीशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के आर्टिकल 324 के अंदर आता है। याद रखिए संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बात करता है। तो डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस साल बनाए गए हैं उमेश सिन्हा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उमेश सिन्हा हैज बीन नेम्ड एज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, सावित्रीबाई फुले जयंती कब सेलिब्रेट करी जाती है? सावित्रीबाई फुले 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के अंदर एक सोशल रिफॉर्मर हुई हैं, समाज सुधारक हुई हैं। इनका मेन क्रेडिट जाता है वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए, जैसे उनके लिए स्कूल ओपन करना, जैसे उनके राइट्स के लिए बात करना। ये 19th सेंचुरी की एक सोशल रिफॉर्मर थी। और सावित्रीबाई फुले जयंती सेलिब्रेट करी जाती है हर साल 3 जनवरी को, ये याद रखना। सावित्रीबाई फुले को क्रेडिट जाता है फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर, ये भारत की पहली महिला स्कूल टीचर हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर हुई हैं सावित्रीबाई फुले। और उनके एक हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले। इन्होंने ओपन किया था भारत का पहला स्कूल जो कि महिलाओं के लिए था, फर्स्ट स्कूल फॉर द वुमेन्स इन पुणे। और ये स्कूल लॉन्च किया था पुणे 1848 के अंदर। क्लियर भाई? तो दो चीजें, सावित्रीबाई फुले को फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर माना जाता है। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर जो था पुणे में 1848 के अंदर भारत का पहला फर्स्ट फीमेल स्कूल जो था ओपन किया था। एम आई क्लियर? नेक्स्ट 24th क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर ग्लोबल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिए
ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी को। ग्लोबल फैमिली डे यानी कि विश्व पारिवारिक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 1 जनवरी को। अब ध्यान से सुनो, 1 जनवरी को हो गया ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है जी। 3 जनवरी को हो गया सावित्रीबाई फुले जयंती। 4 जनवरी को हो गया क्या, वर्ल्ड ब्रेली डे। और उसी तरीके से हम लोगों ने डीआरडीओ डे भी पढ़ा था। ये सारे डेज सेपरेट एक कॉपी पे लिख लो, जहां पर आप ये सारा कुछ लिख रहे हो ना, साइड पे एक डब्बा मारो और जितने डेज मैं बताऊं उसको एक साथ लिख लो। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेट के अंदर, इन विच स्टेट रिवर क्रूज नेम्ड, रिवर क्रूज मुक्ता ऑफ ब्रह्मपुत्रा वॉज इनॉग्रेटेड। देखिए, ये जो क्रूज होता है ना, नदी के किनारे लॉन्च किया जाता है बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट ने रिवर क्रूज, जिसका नाम है मुक्ता ऑफ ब्रह्मपुत्रा, मुक्ता ऑफ ब्रह्मपुत्रा नाम से रिवर क्रूज लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है असम ने अपने यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। एक बात याद रखनी है, और असम के जो सीएम है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। एम आई क्लियर? नेक्स्ट 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच बैंक हैज प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑफ एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत। निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा या किस संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करी गई है कि भाई गवर्नमेंट का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत को लेकर। आजकल आप देखो हर एक चीज में आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस भारत, इसी की चर्चा मिलती है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान ऑफ प्लॉटिंग होनी चाहिए, क्या दृष्टि होनी चाहिए, ये लॉन्च किया है TIFAC ने। दिस वाज लॉन्च्ड बाय TIFAC, जिसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। क्लियर? फिर से सुनिएगा, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, एफ का मतलब है फोरकास्टिंग, ए का मतलब है असेसमेंट काउंसिल। और ये न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये रिपोर्ट खुद जो है पब्लिश करी है इंडिया के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, फिर से सुनिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन रिलीज ए रिपोर्ट which talks about action agenda for the Atmanirbhar Bharat, and this report prepared by the TIFAC यानी कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल न्यू दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत की किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है तमिल अकेडमी टू प्रमोट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। भारत की किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा तमिल अकेडमी को प्रमोट किया गया है, यानी कि तमिल अकेडमी बनाई गई है ताकि वो तमिल भाषा और तमिल कल्चर को प्रमोट कर सके। तो ये कदम उठाया है दिल्ली ने। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज को चेयर्ड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में APAP यानी कि एशिया के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उन सबको, प्रोटेक्टेड एरियाज को बचाने के लिए बहुत सारे देशों ने आपस में पार्टनरशिप कर रखी है। प्रोटेक्टेड एरिया कैसे होते हैं, जैसे कोई नेशनल पार्क हो गया, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कोई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, कोई वेटलैंड हो गया, ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आते हैं। ठीक है, IUCN कैटेगरी के अंदर आने वाले, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN 1 से लेकर 6 कैटेगरी पब्लिश करती है प्रोटेक्टेड एरियाज की। उन सारे 6 एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। तो हाल ही में एशिया ने एक प्रोटेक्टेड एरिया को बचाने के लिए पार्टनरशिप करके जो एग्रीमेंट बनाया है उसका को चेयरपर्सन किसे बनाया गया है, तो उसका को चेयरपर्सन बनाया गया है, याद रखेंगे, इंडिया को। यानी कि इंडिया अब इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लीड करेगा, चेयर करेगा। इंडिया विल बी द को चेयर ऑफ एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप फॉर द नेक्स्ट 3 years after successful increasing the population of wild animals such as lions, tigers and leopards by protecting their habitats। यानी कि भारत ने पिछले कई सालों में अति उत्तम, बहुत अच्छा काम किया है किनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, लॉयंस की, टाइगर्स की, लियोपैड्स की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। और इसे मद्देनजर रखते हुए एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप के अंदर भारत को चेयरपर्सन बनाया गया है। नेक्स्ट
30th क्वेश्चन में पूछा गया है 2021 के अंदर जो वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया गया है 4 जनवरी को, ये ब्रेली डे का कौनसवां एडिशन था? तो याद रखिएगा ये ब्रेली डे का दिस ईयर हैज बीन मार्क्ड 3rd एडिशन। वर्ल्ड ब्रेली डे का ये 3रा एडिशन था, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ओके, 4 जनवरी 2021 को जो वर्ल्ड ब्रेली डे बनाया गया, ये इसका 3rd एडिशन यानी कि 3री बार बनाया गया था। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल याद रखिएगा, ये ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा के अंदर। गोवा के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चला था 16 से लेकर 24 जनवरी के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जिसमें मेन फोकस रहा बांग्लादेश की मूवीज के ऊपर। मेन फोकस कंट्री जो थी इंटरनेशनल 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वो गोवा थी। आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड, गोल्डन पीकॉक बेस्ट मूवी का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट किस देश की पार्लियामेंट ने पास किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट किस देश की पार्लियामेंट ने पास किया गया है? मलाला यूसुफ पाकिस्तान से आने वाली एक लड़की है, ठीक है, जो वुमेन्स इंपावरमेंट के लिए काम करती है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ओके, तो मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान की फीमेल्स के लिए, पाकिस्तान की लड़कियों के लिए, यानी कि उनको एक तरीके से स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो यूएसए में आकर पढ़ सके। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, विच कंट्री हैज पास ए बिल मेकिंग एबॉर्शन वैलिड? हाल ही में किस कंट्री ने एक बिल पास किया है जिसमें यह कहा गया है कि भाई जी अबॉर्शन जो है वो वैलिड है, यानी कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, ये इलीगल नहीं है। तो ये कंट्रोवर्शियल बिल पास किया है अर्जेंटीना ने, जो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। 7वें नंबर पर हमारा इंडिया आता है। विच कंट्री हैज पास्ड ए बिल मेकिंग एबॉर्शन वैलिड? तो अर्जेंटीना इज पॉइज्ड टू बिकम द फर्स्ट मेजर लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज द एबॉर्शन। एम आई क्लियर? पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री बनी है ये जिसने एबॉर्शन को लीगलाइज्ड किया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट वुडन यानी कि पहली ऐसा सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो पूरी तरीके से लकड़ी से बना होगा और ये लॉन्च किया जाएगा 2023 को। ये सैटेलाइट किसने बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। जापान प्लान्स अ 2023 लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट मेड आउट ऑफ वुड, ये याद रखिएगा। क्लियर? और ये 2023 तक लॉन्च हो जाएगी। 35th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट द लॉन्च पैड स्कीम? रोल्ड आउट करने का मतलब होता है शुरुआत करना, रिलीज करना, ठीक है, सबके सामने रखना। किस स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है लॉन्च पैड स्कीम? ये स्कीम है टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंस, यानी कि एक तरीके से ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਹੈ मध्य प्रदेश ने। ये याद रखना, मध्य प्रदेश हैज रोल्ड आउट लॉन्च पैड स्कीम। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो भारत में चेस से जुड़े हुए सभी मामलों का मुखिया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट री इलेक्ट किए गए हैं उनका नाम है संजय कपूर। याद रखना, संजय कपूर वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। और एक और पर्सन है जिनका नाम है भारत सिंह चौहान। भारत सिंह चौहान, इन्होंने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की सेक्रेटरी की पोस्ट होल्ड करी है। तो अगर पूछा जाए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? संजय कपूर। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अगर पूछा जाए सेक्रेटरी कौन बने हैं? भारत सिंह चौहान। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, यानी कि विश्व का एक ऐसा दिन जो युद्ध की वजह से जो बच्चे ऑर्फन यानी कि अपनी माता पिता को खो देते हैं, उस दिन की याद में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। अगेन इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 6 जनवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एम आई क्लियर? नेक्स्ट 38th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। हाल ही में किसे ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया जो है अपॉइंट किया गया है, ये है अलेक्जेंड्रा एलिस। अलेक्जेंड्रा एलिस हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने रिप्लेस किया है, पर्सन का नाम है सर फिलिप बार्टन। सर फिलिप बार्टन को रिप्लेस करके न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया बने हैं अलेक्जेंड्रा एलिस। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन में पूछा गया है, विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट देश नायक दिवस। किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो एक भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी को होती है। और इस साल सुभाष चंद्र बोस की जो 23 जनवरी को जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और उसे वो देश नायक दिवस के तौर पर मनाएगा। ये लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आज से हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कौन से दिवस के तौर पर? पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और वेस्ट बंगाल ने कहा है कि हर साल 23 जनवरी को देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। एम आई क्लियर?